श्रीमती राधिका एक बहुत ही जानी मानी वकील थी। वो अपनी मेहनत और लगन के मुकाम पर यहाँ तक पहुँची थी। उनके दो बेटे थे, विक्रांत और समीर। विक्रांत की शादी पढ़ी लिखी स्वतंत्र विचारों वाली लड़की निशा से हुई थी, जबकि समीर की शादी एक ग्रामीण इलाके की अनपढ़ लड़की गुड्डी से हुई थी। गुड्डी का परिवार आर्थिक स्थिति में काफी कमजोर था, जिस वजह से वह पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गई थी। राधिका को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन समीर के जिद और पुत्र मोह में आकर वो उसकी बात को टाल नहीं पाई और उसने गुड्डी से अपने बेटे की शादी करवा दी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह राधिका ने गुड्डी को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला। माँ जी, लगता है आप भूल गई हैं, आपकी छोटी बहू अनपढ़ है। मुझे तो इस बात को सोच सोच के चिंता हो रही है कि जब लोगों को पता लगेगा कि वकील सास की अनपढ़ बहू है तो लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो बड़ी बहू, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, आप देवरानी जी को उनके घर भेज दीजिए ना वो यहाँ पर रहेंगी और ना ही किसी को पता लगेगा कि आपकी बहू अनपढ़ है। यहाँ सब कुछ संभालने के लिए मैं हूँ ना। अच्छा जेठानी जी, आप सब कुछ संभाल लेंगी, इस पूरे घर की जिम्मेदारी आप लेंगी। अरे रे, जिसकी सुबह 11-12 बजे से पहले आँख नहीं खुलती है वो घर संभालेंगी। पहले जाकर ना आप अपनी बुरी आदतें संभालिए, बाद में घर संभालिएगा। यू गवार, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बकवास करने की? आगे से मेरे मुंह मत लगना तुम। आपके मुंह लगना भी कौन चाहता है? आप ही बार बार आ जाती है मेरे सामने अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही ये घर हमारा भी है। आगे से हमें इस घर से बाहर निकालने की सोचिएगा भी मत। मैं कोई बेचारी नहीं हूँ, माना कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इस पूरे घर को मैंने एक साथ जोड़ा हुआ है, संभाले हुआ है, समझी ना आप? अब ना तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। गलती मेरी ही है जो मैंने गुड्डी को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोल दिया। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था कि ये पढ़ी लिखी ही नहीं है। बिना बात के सुबह सुबह घर में कलेश मत करो, वरना लोग कहेंगे कि कोर्ट पहुंचने से पहले ही घर में अदालत लग गई। अपनी सास को गुस्से में देखकर उनकी दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और कुछ देर बाद सास कोर्ट जाने के लिए निकल जाती है। गुड्डी का शहर में आना किसी सपने से कम नहीं था। उसे नए माहौल में ढलने में कठिनाइयां हो रही थी। उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए अपनी सास से डांट सुननी पड़ती थी, लेकिन गुड्डी एक बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली लड़की थी जो दिलों में जगह बनाना बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन सिवाय निशा की गुड्डी से बहुत कम बना करती थी। सरल स्वभाव के कारण निशा और गुड्डी की जल्दी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो गुड्डी भी जवाब देने से पीछे नहीं हटा करती थी। ऐसे ही एक दिन निशा उसकी सास के कमरे से सोने का हार ले जा रही होती है, जिसे देख गुड्डी अपने मन में सोचती है, जेठानी जी माँ जी के कमरे से ऐसे दबे पाँव क्यों निकल रही हैं? अरे, उन्होंने तो माँ जी का हार अपने हाथ में भी ले रखा है। इनका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, क्या क्या करती रहती हैं ये भी। गुड्डी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राधिका अपने सभी परिवार वाले सदस्यों को बुलाती है और गुस्से में बोलती है, मेरे कमरे में एक सोने का हार रखा हुआ था, किसने लिया है वो हार? अगर वो हार चोरी भी हुआ है तो इतने परिवार के रहते हुए आखिर वो हार चोरी हो कैसे गया? मुझे जवाब चाहिए। अरे क्या हुआ माँ, आप लोग किस हार की बात कर रहे हैं? और ऐसा क्या था उस हार में जो इतना परेशान हो रही हो? बात अगर हार की होती ना तो मैं भूल जाती। वो मेरी माँ की एक लौती निशानी थी, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। मुझे मेरा हार चाहिए बस। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, घर में ही पड़ा होगा। अरे घर का सामान घर से कहाँ जाएगा भला? यही तो सोच रही हूँ मैं कि आज तक मेरे घर से कभी एक तिनका तक चोरी नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा सामान कैसे चोरी हो गया और आज ऐसा हो कैसे गया? अरे, ये जेठानी जी बोल क्यों नहीं रही हैं कि हार तो उन्होंने ही लिया है? इसका मतलब उन्होंने माँ का हार बिना पूछे लिया था। उन्होंने हार चोरी किया है, इसलिए नहीं बोल रही हैं। इस तरह से तो घर की तलाशी हो जाएगी और जेठानी जी चोर साबित हो जाएंगी और माँ जी का भरोसा टूट जाएगा उनसे।
मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब तो। गुड्डी अपनी जेठानी की इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और हाँ बोल देती है कि हार उसी ने चुराया है। ये सच सुनकर राधिका को गुस्सा आता है और वह बोलती है, गरीब घर की लड़की लाने का यही नतीजा होता है। उसकी लालच कभी दूर नहीं हो सकती है। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ, मेरा हार मुझे ला के दे दो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर से निकाल दूंगी। अरे गुड्डी, अपने माँ बाप से लड़ाई करके मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाया और तुमने इतना छोटा सा काम करके मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। सभी गुड्डी को सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद गुड्डी अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और बोलती है, जेठानी जी, आपने हार कहाँ रखा है? जरा मुझे बता दीजिए ताकि मैं माँ जी को हार वापस कर सकूं, वरना तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कोई हार नहीं चुराया है। जेठानी जी देखिए, अब मुझसे ना झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उस दिन जब आप माँ जी के कमरे से हार लेकर निकल रही थी ना, तो मैंने आपको देख लिया था। इस बात को साबित करने के लिए मुझे बस इतना कहना पड़ेगा कि सभी कमरों की तलाशी ले ले और सच सबके सामने आ जाएगा। अगर ऐसी बात थी तो तुमने माँ जी के सामने सच क्यों नहीं बताया? तुम चाहती तो माँ जी के सामने मुझे चोर साबित करके अपने आप को उनकी नजरों में उठा सकती थी। देखिए जेठानी जी, आप माँ जी की मनपसंद बहू हो। माँ जी की नजरों में मैं तो वैसे ही बुरी हूँ। थोड़ी और बन जाऊंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें पता लगा कि आपने उनके कमरे से हार चुराया है तो उनका भरोसा आपके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा और ये जो हमारा घर है ना, वो सारा की सारा बिखर जाएगा। गुड्डी की कही बातें निशा के दिल पर वार कर जाती हैं और वो चुपचाप गुड्डी को हार दे देती है और दोनों के बीच हुई सारी बातें दरवाजे पर खड़ी हुई राधिका सुन लेती है। और ये सब होने के बाद गुड्डी राधिका के दिल में अपने लिए एक अलग जगह भी बना चुकी थी। उस दिन के बाद से निशा और गुड्डी बहनों की तरह रहने लगते हैं। निशा ने गुड्डी को पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया। ऐसे ही एक दिन उसकी सास एक महत्वपूर्ण केस की तैयारी कर रही होती है। उन्हें एक जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। सभी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। गुड्डी ने स्थिति को समझते हुए गुड्डी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सास के कहे अनुसार सारी जरूरत की चीजें उन तक पहुंचा देती है। ऐसे ही गुड्डी की सास अब अपनी बहू को कानून और बाकी चीजों के बारे में बताने लगती है। तभी एक दिन देर रात गुड्डी बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। राधिका उसके पास आती है और बोलती है, बहू तुम कितनी मेहनत करती हो, पहले घर का काम करती हो फिर अपनी पढ़ाई करती हो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा है, मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपकी वजह से ही तो मुझे पढ़ने लिखने का दोबारा मौका मिला है और आप देखिएगा कि मैं किस तरह आपकी वकील बहू बनकर दिखाऊंगी। बिल्कुल करोगी बहू, क्यों नहीं करोगी। जहाँ चाह होती है वही राह होती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब तुम तो दिन रात मेहनत कर रही हो। माँ जी, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको मेरे ऊपर गर्व हो और मैं समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकूं। समय के साथ गुड्डी की मेहनत रंग लाती है और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक अच्छी वकील बन जाती है। गुड्डी की इस सफलता से उसका परिवार बहुत खुश होता है। उसने न केवल अपनी पढ़ाई ही पूरी की थी, बल्कि घर में सभी का दिल भी जीत लिया था। दामिनी अपने घर के बाहर एक खूबसूरत सा लहंगा पहने अच्छे से तैयार होकर खड़ी थी और उसका पति सचिन अपनी कार के पास खड़ा होकर उससे बोलता है, दामिनी यार अब और नाटक मत करो और जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ। इस लहंगे में कैसे बैठूं? आपको पता है ना, ये लहंगे, साड़ी, ये हैवी ड्रेसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सूट की शॉपिंग करने देते ना। अपनी ये रोज की शिकायतें बाद में कर लेना। अभी चलो, शादी के लिए लेट हो रहा है, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अपने पति की ये बात सुनकर दामिनी उसके पास जाती है और कार में बैठकर अपने पति से कहती है, औरों के पति अपनी बीवी की एक आवाज पर ना उन्हें चांद तारे तोड़ कर ला देते हैं और एक मेरा पति उसे शॉपिंग कराने में ही हलचल होती जाती है। क्योंकि उनकी बीवी तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने पतियों का खून पिए। जितना खून मेरी बॉडी में बनता नहीं है उतना तो तुम चूस जाती हो। आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपका खून पीती हूँ? हाँ, हफ्ते में अगर 2 बार मैंने सूट की शॉपिंग कर ली तो इसका मतलब मैं आपका खून चूसती हूँ? अरे
पानी में रहने वाली जोक समझा है आपने मुझे? यार देखो, अभी अपना या मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है और अब मुझे आराम से ड्राइव करने दो। पता चला शादी में जाने की जगह हॉस्पिटल पहुंच गए। सचिन की बात सुनकर दामिनी मुंह बनाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों बैंकेट हॉल पहुंचते हैं, जहां उसकी सास उमा उन दोनों के पास जाकर कहती है, कहाँ रह गए तुम दोनों? इतना टाइम लगता है? अपनी लाडली बहू से ही पूछ लो, इन्हीं महारानी के नाटक खत्म नहीं होते। क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? लहंगे के बदले अगर सूट दिला देती तो कुछ चला जाता क्या आपका? पर नहीं, अरे उल्टा इन्हीं के पैसे बच जाते। बस इतनी सी बात? अरे ये तो तू खुद भी ले सकती थी। चल कोई बात नहीं, सूट की शॉपिंग ही तो करनी है ना, मैं करवा दूंगी। अब खुश? अपनी सास की बातें सुनकर उसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग शादी को एंजॉय करके एक साथ अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन दामिनी अपनी सास के पास आकर उनसे कहती है, माँ जी, आपने बोला था कि आप मुझे सूट की शॉपिंग करवाओगी। हाँ हाँ बहू, मुझे अच्छे से याद है, मगर मैं कल शादी में से आई थी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो हम कल चलेंगे सूट की शॉपिंग करने। माँ जी, हमने कौन सा घर का सामान लेना है, बस सूट की शॉपिंग ही तो करनी है। तभी वहाँ पर सचिन आ जाता है और वो उससे बोलता है, इतने ही सूट की शॉपिंग करने का शौक है तो खुद ऑनलाइन सूट की शॉपिंग कर लो ना। माँ को क्यों परेशान कर रही हो? कोई मना नहीं करेगा, जितना मन करे उतना लो। सच में? जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ, वो भी घर बैठे? हाँ हाँ, जैसा चाहोगी वैसा सूट मिल जाएगा, चाहे कोई भी डिजाइन और कोई भी फैब्रिक क्यों ना हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो अब मेरा और माँ जी का दिमाग मत खाओ। अरे मैं तो खाना खाती हूँ, अब तो मैं नए नए सूटों की शॉपिंग करूँगी। दामिनी तुरंत अपना फोन उठाकर उसमें ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप डाउनलोड करती है और अलग अलग डिजाइन्स के सूट देखने लगती है। कुछ ही देर में वो 2 सूट ऑर्डर करके अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए, मैंने 2 सूट ऑर्डर किए हैं। बहुत अच्छा। पता है माँ जी, ये अनारकली सलवार कमीज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यही सूट सोच रही थी कब से लेने के लिए, पर सचिन जी ने लेने ही नहीं दिया। अपनों की शादी में सूट डालना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सचिन ने तुझे सूट की जगह लहंगे की शॉपिंग करवा दी। जो भी हो माँ जी, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस सूट की शॉपिंग करना पसंद है और अब तो मैं ऑनलाइन घर पे बैठे जितने मर्जी सूट लूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने सूट के आने का इंतजार करने लगती है। 2 दिन बाद फाइनली उसके सूट घर आ जाते हैं। सूट की अच्छी क्वालिटी देख दामिनी मन ही मन सोचती है, इनकी सर्विसेज और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, क्यों ना मैं अब यहीं से शॉपिंग करूं। दामिनी ये सब सोचकर जल्दी से वो सूट डालकर अपनी सास के पास उन्हें दिखाने जाती है, जिसके बाद वो आए दिन सूट की शॉपिंग करना शुरू कर देती है। जिस पर एक दिन सचिन उससे बोलता है, दामिनी ये सब क्या है? तुम शॉपिंग ही कर रही हो तो किसी और चीज की भी कर सकती हो ना। ये बोलकर सचिन गुस्से में जाकर उसके सारे सूट बाहर निकालकर उससे कहता है, ये तुम्हारे सूट? अब और कितने सूट चाहिए तुम्हें? अरे इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक तुमने ट्राई नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुम मेरे सूटों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जो करना है वो करो, पर अब मैं तुम्हें इन फालतू के सूट की शॉपिंग के लिए और पैसे नहीं दूंगा। ये सब बोलकर सचिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर दामिनी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपने सूट को एक बार फिर से अलमारी में रखकर ऑनलाइन सूट की शॉपिंग करने लगती है। पर इस बार उसके पास कटा हुआ सूट आ जाता है और जिसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। दामिनी कॉल करके अपना सूट रिटर्न कर देती है, पर 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं और उसके पैसे नहीं आते, जिस पर वो उमा से कहती है, अरे बहू, इससे अच्छा था तुम मार्केट से ले लेती, कम से कम हैंड टू हैंड चेंज तो हो जाता और हम अपनी आंखों से देखकर तसल्ली से लेते कपड़ा। लेकिन इस ऑनलाइन के चक्कर में क्या होता है कि हम सिर्फ फोटो ही देख पाते हैं और फिर उसका आने का इंतजार करो। सही बोल रही है माँ जी, आप खुद मार्केट जाके ऐसे ही सूट ले आया करूँगी। इतना बोलकर वो सचिन के पास जाकर उससे कुछ पैसे मांगती है, जिस पर सचिन उससे बोलता है, क्या करना है पैसों का? बस मुझे कुछ काम है, आप दे रहे हैं या नहीं पैसे? वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ पैसों का करना क्या है? मुझे शॉपिंग करनी है। और तुम्हें ये शॉपिंग करनी किस चीज की है? मुझे सब पता है। हाँ तो आप मेरे पति हैं, आपके पैसे मेरे पैसे हैं,
मैंने पहले ही बोला था ना, इन फिजूल सूट की शॉपिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना बोलकर सचिन वहाँ से जाने लगता है, पर दामिनी उसके सामने खड़ी होकर रोने का नाटक करती है, जिस पर आखिर में सचिन हार मानकर गुस्से से उसके हाथों में नोटों की गड्डी देते हुए बोलता है, ये लो पकड़ो पैसे, और जितना चाहिए उतनी शॉपिंग कर लो सूट की, और भूख लगे ना तो उन सूटों को ही खा लेना, अपना पेट भी भर लेना उन सूटों से ही, और घर में जो सूट रखे हैं ना उनको बाहर फेंको। इतना बोलकर सचिन गुस्से में घर से निकल जाता है और दामिनी उनमें से कुछ पैसे लेकर सूट की शॉपिंग करने के लिए शोरूम में जाती है, जहां वो एक डमी को साड़ी में देखती है और खुद से कहती है, ये कैसी साड़ी है, एक बार अंदर जाकर ट्राई करती हूँ। दामिनी अंदर जाकर उस साड़ी के बारे में दुकान वाले से बात करती है, तो दुकान वाला उसे बोलता है, मैम ये एक रेडीमेड साड़ी है उन लोगों के लिए जिन्हें साड़ी पहननी नहीं आती, जो साड़ी का संभाल भी नहीं पाते। इस सब के बाद दामिनी उस साड़ी को ट्राई करती है, जो कि उसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, और वो सूट की शॉपिंग ना करके उन साड़ियों को खरीद लेती है। शाम को जब दामिनी सचिन के पास वो साड़ियाँ पहनकर आती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और दामिनी का सूट का क्रेज अब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो साड़ी पहनना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सूट की शॉपिंग करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। रात के 9 बज रहे थे। बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब था। कोई गाड़ी, कोई ऑटो या कोई भी टैक्सी नहीं थी। बारिश में भीगती एक नियति नाम की लड़की अपने पेट पर हाथ रखकर डरते सहमते भागती हुई कहती है, मुझे किसी भी हालत में भागना होगा और अपने बच्चे की जान बचानी होगी, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। नियति भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन में चढ़ जाती है, जिसके बाद अचानक वो ट्रेन चलने लगती है। साथ ही नियति एक कोना पकड़कर थककर वहाँ पर बैठ जाती है और आंख बंद करती है तो वो अपने कुछ बीते हुए पलों को याद करती है, जहाँ वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी बोलती है, समीर, ये आप ही है ना? मैं जानती हूँ, चलिए हटिए, खाना बनाने दीजिए मुझे। अरे यार, मैं कितने धीरे धीरे कदमों से तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये मैं ही हूँ? आपसे यूं ही थोड़ी ना शादी की है मैंने, अरे दिल से रिश्ता जुड़ा है मेरा और आपका। आपके कदमों की आहट से भी पहचान सकती हूँ कि मेरे प्यारे पति आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर मैं कहीं खो गया तो तुम मुझे ढूंढने आओगी ना? आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? खोए आपके दुश्मन मैं आपको कभी नहीं खोने दूंगी। धरती हो या पाताल, हर जगह से ढूंढ निकालूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, गुस्सा मत हो। चलो, सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अरे देवर देवरानी जी, आप दोनों का रोमांस किचन में हो गए हो तो आप खाना भी खा लो और परोस भी दो। इसके बाद नियति सभी को खाना परोसती है और साथ बैठकर खाना खाती है। तभी उसकी सास संगीता खाना खाकर बोलती है, अरे वाह बहू, खाना तो बड़ा चोखा बनाया है तूने। अरे मजा ही आ गया खा के। अरे देवरानी जी, रोटियां खत्म हो गई है, जरा अंदर से ला दो। अरे ओ नास बेटी, अरे बहू अभी घर में आई नहीं कि तेरा हुक्म चलाना शुरू हो गया। जाके खुद काम कर और रोटी ले आ, फ्रिज में पुदीने की चटनी भी है। जी माँ जी, अभी लाई। अरे जेठानी जी, रहने दीजिए, मैं ला देती हूँ, आप बैठिए। नहीं नहीं देवरानी जी, आप बैठो, मैं ही ले आती हूँ। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज बजती है और झटके से ट्रेन रुक जाती है। इतने में ही नियति की आंखें खुलती हैं और वो बोलती है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बेबी आप ठीक हो ना? मम्मी आपको जल्दी पापा के पास ले जाएंगी। नियति ट्रेन से उतरती है और चलते चलते एक शिव मंदिर में आ पहुंचती है। हे भगवान, मेरे समीर जी जहाँ भी है उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मुझे उनसे मिलवा दो भगवान। वो उन सीढ़ियों से उतरकर थक कर वहीं बैठ जाती है। हाय, मैं थक गई और प्यास भी बहुत लग रही है। बेबी आप परेशान मत हो, मम्मा अभी पानी पिएगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आई प्रॉमिस कि मम्मी पापा से आपको जल्दी मिलवाएगी। और वहीं पास के ही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है। तो वहीं उसके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खा रही होती है।
ये देखकर वो एक बार फिर अपने बीते हुए पलों में खो जाती है और सोचती है, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहू को सब लोग आशीर्वाद देंगे। मेरे घर में एक नन्हा चिराग भी आने वाला है। अरे नाचो गाओ ढोल बजाओ सारे। अरे माँ जी, आप कितना मीठा खिलाएंगी अब? अरे तेरी नाटी सी बहू है, बच्चा भी नाटा ही पैदा होगा। अगर तुझे यही बकवास करनी है ना तो चली जा यहाँ से। अरे नंदिनी से अच्छी यही है। वो बांझ 5 साल में मुझे ना तो पोता पोती किसी का भी सुख नहीं दे पाई। अब तू जा यहाँ से और मेरी बहू को नजर मत लगा। हाँ हाँ ठीक है, खुश रह छोरी। दूर खड़ी कविता अपनी सास की ये बातें सुनकर जल भुन जाती है। तभी समीर उसके लिए एक गिफ्ट में एक बच्चे का पालना लेकर आता है, जिसे देखकर नियति बहुत खुश हो जाती है और समीर उसे फोरहेड पर किस करता है। दोनों अपनी गोद भराई को सबके साथ एंजॉय करते हैं। शाम को नंदिनी नियति के कमरे में जाकर उसे खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, खुश तो बहुत हो ना आज तुम। तुम्हारे मन की जो हो रही है माँ जी, तुम्हें ही मेरी बहू करती रहती है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। बोनी होने के बाद भी भगवान ने सारी खुशी तुम्हें ही दे दी है। मेरी झोली में तो संतान का सुख दिया ही नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान आपकी मुराद भी जरूर सुनेंगे। इतने में पेड़ के नीचे सोई हुई नियति को एक अजीबो गरीब सी खटपट आवाज सुनाई देती है, जो मंदिर के पीछे के बेसमेंट से आ रही होती है। नियति उस आवाज की ओर चली जाती है और धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतर जाती है। वो उसी शोर की तरफ जाती है तो देखती है कि उसका पति समीर यहाँ पर कुर्सियों पर बंधा हुआ है और उसके मुंह पर टेप लगी हुई है और वो रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उससे बोलती है, समीर, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ इतने दूर कैसे? मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोलती हूँ। नियति तुम यहाँ कैसे? और हमारा बच्चा वो तो ठीक है ना? और तुम भी ना? पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी और एक चलती ट्रेन में चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन आप यहाँ। नियति, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो गुंडे हमें मार डालेंगे। चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी एक आदमी की नजर उन पर पड़ती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। 2 गुंडे हाथ में चाकू लिए उनका पीछा करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, जहाँ समीर नियति को उसमें चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। समीर, मैंने और हमारे बच्चे ने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है एक एक पल कितने मुश्किल से कट रहा था। अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नियति, मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी पल मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया। खैर, ये बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं समीर, मैं पैसे नहीं लाई। मेरे पीछे गुंडे पड़े थे। वो गुंडे एकदम से घर में घुस आए और उन्होंने सासू माँ के ऊपर वार किया और वो वहीं बेहोश हो गई और फिर मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़े। क्या तुम्हारे पीछे भी गुंडे पड़ गए थे? मैं नहीं जानता था कि मेरा खुद का बड़ा भाई इतनी नीच हरकत करेगा कि वो तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब जेठ जी ने ये सब किया? पर मुझे लगता है कि जेठानी जी ने ये सब किया है क्योंकि वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। नियति की बात सुनकर समीर उसे सारी बात बताता है कि आखिर किस तरह उसके भाई ने उसे किडनैप करवाया और नियति पर भी गुंडों से हमला करवाने वाला उसका भाई अर्णव ही था। कुछ ही देर के बाद ट्रक एक ढाबे पर रुकता है, जहां नियति और समीर खाना खाते हैं। लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से नियति अपने हाथों से कंगन उतारकर उस ढाबे वाले को दे देती है। लेकिन इतने में ही उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो वहाँ पर जोरों से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। घबराकर समीर लोगों की मदद मांगता है। तभी वहाँ एक औरत अपनी कार से दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर्स नियति की डिलीवरी करते हैं। लेकिन बेबी जल्दी होने के कारण उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ समीर पुलिस को कॉल करके अपने भाई अर्णव के बारे में सब बताता है और पुलिस अर्णव को ढूंढने में लग जाती है। साथ ही उसे ढूंढने के बाद डंडे मारकर उससे पूछती है, बता, तूने अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे वो दोनों ही पसंद नहीं है।
इसकी वजह से मेरी माँ ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता, मैंने अपनी माँ को पोते पोतियों का सुख ही नहीं दिया और मेरा भाई शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी माँ को वही सुख दे रहा था। अर्नव और नंदनी की घिनौनी हरकतों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने आ जाता है और उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। कुछ ही समय के बाद नियति और उसका बच्चा सही सलामत वापस समीर के साथ घर लौटते हैं और एक बार फिर से उनका परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्रेग्नेंट बॉनी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।